नमस्ते बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस को। हमने जहां पिछले सेशन में छोड़ा था कि यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर था उसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखा था। अब उसी कंटिन्यूटी में हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशंस फार्मूला लिखना कुछ फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मूला लिखना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको कोई ना कोई फार्मूला इसका पता होना चाहिए जिसमें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको अपने ब्रेन को अप्लाई करेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो हमने 9th और 10th में न्यूटन्स लॉ पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो यहाँ पर जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो क्या होगा, हमको पता है कि G को एज इट इज रहने दो और R स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो जो F है ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी लास्ट सेशन में हमने सीखा है। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है ml t की पावर -2। ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। और जो हमारा R है, R हमारा क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारा जो है इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा L स्क्वायर। और जो मास है, मास का हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m स्क्वायर। अब हमको इसको अगर सॉल्व करना है तो एक m से ये m कट जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर -1 क्योंकि ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। l की पावर 1 और l की पावर 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -2। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये एक नया टर्म आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है तो अगर हमें ऐसा फार्मूला मालूम पड़ गया जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज हो रही है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूज हो रही है तो हमारे लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें इस जो है कोफिशिएंट को यूज किया गया है। तो हम लोगों ने दैनिक अपने लाइफ में देखा हुआ है कि जब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि आप देखे होंगे कि कुछ चीजें जो हैं वो अपने को, कोई बॉल अगर नीचे गिर रही है एयर में तो वहां पे आप देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूज होता है। क्योंकि अगर कोई बॉल ऊपर से अगर गिर रही है तो वो इतनी फ्री फॉल गिरेगी ग्रेविटी के कारण कि वो हमारे स्पीड के कारण अगर हमारे ऊपर गिरती है तो हमको हर्ट कर सकती है। तो क्या होता है कि उसमें एक एयर का रेजिस्टेंस काम करता है। जो एयर का रेजिस्टेंस रहता है उसके कारण जो उसका जो वेलोसिटी होती है
बॉल की, फ्री फॉल बॉल की, वो कांस्टेंट हो जाती है। और अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो वो हमको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरती हुई नीचे आती है, जिसके कारण वो हमको हर्ट नहीं कर पाती है। तो इसको हम आगे के चैप्टर में, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसके फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसका हम अगर फार्मूला देखते हैं विस्कस फोर्स का, तो विस्कस का फोर्स का जो फार्मूला होता है ये होता है 6 पाई ईटा आर एंड वी। अब यहाँ पे ईटा क्या है? ईटा हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है? रेडियस ऑफ बॉल है, वी क्या है? वेलोसिटी है। अब हमको वेलोसिटी का, रेडियस का और फोर्स का, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है। तो हमारे पास ईटा, अब 6 पाई क्या है? ये एक कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला तो कुछ होगा नहीं, 6 पाई का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब क्या हुआ कि हमको अगर ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन 6 पाई आर वी। ये हमारा हो गया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी की पावर -2। ये हमने कई बार अभी यूज किया हुआ है। और 6 पाई डायमेंशन लेस है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। आर हमारा रेडियस है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल। और वी का क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा? वी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी की पावर -1। एल टी की पावर -1। अब देखो एल से ये एल कट गया, अब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, टी की पावर -2 +1 क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। तो ये हमारा जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हमको जो है फ्रीक्वेंसी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, फ्रीक्वेंसी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो फ्रीक्वेंसी का हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब अगर हमको टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला हम लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? 1 अपॉन टी। तो टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m की पावर में 0, l की पावर में 0, t की पावर में -1। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन का अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब सरफेस टेंशन को हम तो आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, पर सरफेस टेंशन होता क्या है? हम देखते होंगे कि जब भी हम बबल सोप को हम लोग जो है एयर से जो है फ्लो करते हैं माउथ से, तो वो स्फेरिकल शेप में बन जाता है। और जब हम कोई हॉट सूप को पीते हैं
तो हॉट सूप कंपेयर टू कोल्ड सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो यहाँ पे साइंस काम करता है, वो होता है सरफेस टेंशन का। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे हमको सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हम इसको एज ए फार्मूला इसको हम पता कर लेते हैं। और अगर इसका फार्मूला हमको पता चल गया तो हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन में लेंथ, ये इसका हो गया फार्मूला। अब हमको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम टी की पावर -2। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस कांस्टेंट। अब हमको गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब गैस कांस्टेंट का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको इसका जो है ऐसा फार्मूला यहाँ पे मालूम होना चाहिए जिसमें ये गैस कांस्टेंट जो है इसको हमने अप्लाई किया हो। तो हमको ये पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें क्या रहता है कि हम कोई भी चीज अभी जो भी फॉर्मूला बनाते हैं उसको आइडियल ही मान के हम लोग जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे P क्या है, P है प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, कोई एक कंटेनर है, कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी है, तो उसका एक प्रेशर होगा P, उसमें एक वॉल्यूम होगा V। अब उसमें मान लो कोई टेम्परेचर T दिया गया है, N जो है नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल है। तो इसमें जो इक्वेशन रहता है PV इक्वल टू nRT, ये एक आइडियल गैस के लिए यूज होता है जिसमें P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है और T टेम्परेचर होता है। अब इसमें से अगर हम गैस कांस्टेंट जो R है गैस कांस्टेंट, इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, R इक्वल टू हो जाएगा पी वी अपॉन में क्या हो जाएगा N और T। अब PV का प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमको कैसे निकालते हैं, प्रेशर का फार्मूला होता है M L की -1 T की पावर -2, ये होता है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमने फोर्स अपॉन एरिया से निकाला हुआ है और वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो लेंथ का क्यूब होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब हो जाएगा। और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मोल होता है। और K T जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला होता है K। तो हम जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो M एज इट इज रहेगा, L की पावर -1 L की पावर 3, तो -1 + 3 क्या हो जाएगा, M L की पावर 2। T की पावर -2 है तो T की पावर -2 ही रहेगा। मोल ऊपर जाके मोल की पावर -1 हो जाएगा, K ऊपर जाएगा तो K -1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमने यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमको नेक्स्ट अगर सीखना है, अगर हमको नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेनी है तो हमने क्या ले लिया, चार्ज। अब हमको चार्ज का फिजिकल डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। अब चार्ज का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमारे पास I क्या है, करंट है, ये हमारा जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, T टाइम है। तो दोनों का हमको जो है डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है तो I का हो जाएगा एम्पियर, T का हो जाएगा टाइम।
तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा चार्ज का। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको इसका हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। अब इसका फार्मूला जो है अपन इसको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे इतना ही समझ लेते हैं कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो हमारे पास जो वर्क और एनर्जी ये दोनों डायमेंशनल फार्मूला सेम है, और इसका क्या होता है ml की पावर 2 t की पावर -2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला हुआ है a t, तो क्या हो जाएगा, t ऊपर जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -1, क्योंकि t +1 में है, ऊपर जाएगा तो ये -1 में हो जाएगा, तो ml t की पावर -3 a की पावर -1। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हमको नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना है। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमको लेनी है, मान हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमने अगर ले लिया, हमको लिखना है रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला अगर अपने को लिखना है तो हमको इसके लिए क्या होगा, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कहाँ होता है, आप याद करिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है R = क्या होता है V/I। अब हमको V का डायमेंशनल फार्मूला पता है, हमने अभी निकाला है। I का हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो हमारा क्या डायमेंशनल फार्मूला जो है रेजिस्टेंस का हो जाएगा, V का हमने लिख दिया ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1, और I का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा A। तो A ऊपर जाके क्या हो जाएगा, A ऊपर जाके हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -3। अब ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। अब नेक्स्ट डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमको इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए कि हमको रेजिस्टिविटी उसमें जो है इंक्लूड होती हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक रेजिस्टेंस का फार्मूला पता हुआ है। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, R = होता है, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस = क्या होता है, रो L/A। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसमें रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, एरिया है। तो हमको इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है तो रो जो है, रो को हम क्या करेंगे, एक तरफ लेके आएंगे। रो को एक तरफ लेके आए, R × A हो जाएगा, रेजिस्टेंस × एरिया अपॉन में L। अब रेजिस्टिविटी के लिए हमको जो R है, R का हमको डायमेंशनल फार्मूला हमने इसके पहले अभी लिखा हुआ था, ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2। ये हमने रेजिस्टेंस का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ था, ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। अब
हमारा जो एरिया है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल की पावर 2, और एल का क्या हो जाता है, एल का एल ही रहेगा। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी है ये इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर अपने को लिखना है तो अब हमने आर का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, ए का लिख दिया, एल का लिख दिया। अब ये एल से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर 2 और एल की पावर 1 ऐड हो जाएगी तो एल की पावर 3 हो जाएगी। टी की पावर क्या हो जाएगा, -3, ए की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा रेजिस्टिविटी का। अब हम अगर हम पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट जो फार्मूला लिखते हैं वो क्या होगा, हमारा हो जाएगा, आपको अगर लिखना है मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो मैग्नेटिक इंडक्शन का हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो मैग्नेटिक फोर्स एक होता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का हमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब हमने 10th में थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको समझा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फोर्स होता है BIL। तो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या है, करंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। तो हमको ये B जो है, B का अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा कि B का हो जाएगा FM मैग्नेटिक फोर्स अपॉन में I एंड L। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो या न्यूटन फोर्स हो या किसी भी तरीके का फोर्स हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहता है। तो इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT की पावर -2 होता है। I हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा होता है एम्पियर का A, और लेंथ का हमारा होता है L। L से L कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, MT की पावर -2 A की पावर -1। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का, MT की पावर -2 A की पावर -1। अब हम अगर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, अगर हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्चुअली क्या होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इस पे जो है एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है। इसको हम मैग्नेटिक के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो करंट कैरिंग वायर है, उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसका एक पोल नॉर्थ बन जाता है, एक पोल साउथ बन जाता है। तो इसके ऊपर एक डाइपोल की तरह काम करता है, और इस पे जो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, N × I × A। A क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल होता है, I क्या होता है, करंट होता है, N नंबर ऑफ कॉइल्स होता है। तो हमको अब N नंबर ऑफ कॉइल्स है तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, I हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, A एरिया है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा AL²। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम नेक्स्ट अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हमने पढ़ा होगा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक अपने एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने हमको जो है, इन्होंने एट द एज ऑफ 17 इन्होंने क्या हमको दिया, हमको जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। ये इतने फेमस साइंटिस्ट थे कि इनके नाम पे हम प्लांक कांस्टेंट जो है एक जो है नाम दिया गया। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है कि एनर्जी जो होता है ड्यूल नेचर में जो है परफॉर्म करता है, एक तो वेव फॉर्म में, एक पार्टिकल फॉर्म में। तो इसको जब हम पार्टिकल फॉर्म में जो है कंसीडर करते हैं तो इसके लिए हमको क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्मूला आया है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, h न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, E क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है। तो हमको प्लांक कांस्टेंट का अगर हमको फार्मूला लिखना है,
प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान में न्यू। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T⁻²। ये होता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। न्यू जो है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, T⁻⁻1। अब ये T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁻+1। अब T⁻+1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा mL2 T⁻+1, तो क्या हो जाएगा +1 -2 क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा mL2 T⁻−1। ये क्या हो जाएगा, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहां तक तो हमने बेसिक जो हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख गए। कुछ हमारे जो कांस्टेंट थे जो कि बहुत पॉपुलर हैं उनके हमने डायमेंशनल फार्मूला को लिखना सीख लिया है। अब इसका करें क्या, एक्चुअली क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमको इसके एप्लीकेशंस के पार्ट में जाना पड़ेगा। हमको अगर यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आ गए, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज को लिखना सीख लिया, हमने कुछ कांस्टेंट हैं जो कि बहुत ही फेमस कांस्टेंट हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला को लिखना सीख लिया, तो हम एलिजिबल हो गए कि क्वेश्चंस के में इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उनसे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा एप्लीकेशन पार्ट, जहां से हमारा जो जर्नी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा हम यहां पे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला को यहां पे अब इनका यूज करना सीखेंगे, क्योंकि जो डायमेंशनल फार्मूला रहता है एक्चुअली क्या होता है, कुछ ट्रिक्स रहती है, उन ट्रिक्स को अप्लाई करना हमको आना चाहिए। हम उन ट्रिक्स को अप्लाई करके बहुत सारे कंक्लूजन्स पे आ सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स में हम पहुंच सकते हैं जिससे कि हमको सहूलियत होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको कोई डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट का पता करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमको किसी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट, ये हमको अगर पता करना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट हमको पता करना है। तो अब मान लो कि कोई क्वेश्चंस हमको दिया गया, हमने कहा कि S इक्वल टू 2T। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर 2 डायमेंशनलेस है या डायमेंशंस वाला क्वांटिटी है, ये हमको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि कंपैरिजन हमेशा एक इक्वालिटी में होता है, दो इक्वल चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे S डिस्टेंस है, T टाइम है, तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, इनका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो 2 है, ये डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, अगर ऐसा नहीं होता तो S डिस्टेंस है, T टाइम है, दोनों को कंपेयर कर नहीं सकते। 2 मीटर इक्वल टू 2 सेकंड हो ही नहीं सकता, मीटर इक्वल टू सेकंड हो ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना है, हमारा जो कांस्टेंट रहता है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो कांस्टेंट, एक तो डायमेंशनलेस होते हैं, एक डायमेंशन होते हैं। तो यहां पर ये जो है डायमेंशंस वाला जो है कांस्टेंट है। अब अगर ये जो डिस्टेंस है इसको हम मीटर में लिखते हैं, T को सेकंड में लिखते हैं। अब जो 2 है, 2 क्या होगा,
हमारा यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसका जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या होगा कि ये जो सेकेंड है ये सेकेंड से कट जाएगा, तो ये मीटर इक्वल टू मीटर हो जाएगा। तो जो 2 है ये एक्चुअली क्या है, ये जो फार्मूला है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी का है। तो 2 हमारा जो है एज इट इज वेलोसिटी की तरह जो है बिहेव कर रहा है। तो हमारा जो कांस्टेंट है इसका हमको जो है फार्मूला पता करना है, तो हमको डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, एज ए वेलोसिटी की तरह जो है काम कर रहा है। तो ऐसे ही हम जो हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इसके हमने एक स्टार्टिंग कर दी है कि जो डायमेंशनल फार्मूला है इसके एप्लीकेशंस को हम सीखेंगे और डिटेल में जाएंगे वन बाय वन करके, और इसको जो है इलेबोरेट करते जाएंगे जिससे कि हम क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाएं और अपने जो टॉपिक्स है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंक्लूड कर पाएं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के स्टार्ट करेंगे।